बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशन ऐसी पीरियोडिक मोशंस जो कि अपने आप को रिपीट करती हैं एक इक्विलिब्रियम पॉइंट के इर्द गिर्द, ऐसी मोशंस को ऑसिलेशंस या वाइब्रेशन कहते हैं। पेंडुलम की मोशन भी ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन है, क्योंकि इसमें भी पेंडुलम अपने मेन पॉइंट से टू एंड फ्रो मूव करता है और मास और स्प्रिंग की जो मूवमेंट है इसमें मास अप एंड डाउन मूव करते हैं, तो ये भी ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन बट इट इज नॉट ऑसिलेटरी मोशन, जबकि हर ऑसिलेटरी मोशन जो है वो पीरियोडिक होती है, लेकिन हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होती। और ऑसिलेटरी और वाइब्रेशन में, ऑसिलेशन वाइब्रेशन में क्या फ़र्क है, तो इसको यूँ कहेंगे कि जब फ्रीक्वेंसी स्मॉल होती है तो ऐसी ऑसिलेटरी मोशन को ऑसिलेशन कहते हैं, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो ऐसी मोशन को वाइब्रेशन कहेंगे। जैसा कि पेंडुलम की मोशन में यूजुअली फ्रीक्वेंसी कम होती है तो हम इसे कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन या ऑसिलेशन है, लेकिन अगर गिटार की बात की जाए तो उसकी स्ट्रिंग को जैसे वाइब्रेट करवाएंगे तो वहाँ फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, उसे वाइब्रेटरी मोशन या वाइब्रेशन कहते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर कुछ चीज़ें इनिशियली डिस्कस करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ते हुए हमें वाइब्रेशन का मालूम होना चाहिए। एक कंप्लीट बैक एंड फोर्थ मोशन या कंप्लीट राउंड ट्रिप, किसी सेंटर पॉइंट के इर्द गिर्द किसी बॉडी का कंप्लीट ट्रिप जो है वो एक वाइब्रेशन कहलाता है। इसी को ऑसिलेशन भी कहते हैं। बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट और कंप्लीट राउंड ट्रिप से ऑसिलेशन भी कहते हैं। जबकि पीरियोडिक मोशन जो है ऐसी वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं जो अपने आप को बार बार रिपीट करती है खास टाइम पीरियड के साथ, ऐसी मोशन को पीरियोडिक मोशन कहते हैं। और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट रेगुलरली रिटर्न्स टू अ गिवन पोजीशन आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल। इफ द फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन, द मोशन इज ऑलवेज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये डेफिनेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। इसको मजीद इलेबोरेट करते हैं। हमेशा जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल जो है वो आपका ब्लॉक मास अटैच टू द स्प्रिंग है, आइडियल स्प्रिंग है, और जिसका कांस्टेंट फर्स्ट कह लेते हैं के है, और ये ब्लॉक मूव करता है टू एंड फ्रो मोशन ऑन द फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये जो स्प्रिंग है ये एक्सर्ट करता है रीस्टोरिंग फोर्स जो प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के फ्रॉम द इक्विलिब्रियम। अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ाते चले जाएंगे, बॉडी स्प्रिंग के मास को आप राइटवर्ड खींचते चले जाएं, तो आपके पास स्प्रिंग उस पर जो फोर्स अप्लाई करेगा वो भी बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो बढ़ता चला जाएगा मेन पोजीशन से, तो उस पर रिस्टोरिंग फोर्स भी स्प्रिंग की बढ़ती चली जाएगी। ऐसी मूवमेंट जिसके अंदर फोर्स प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के, उसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। इसको यूँ भी कहेंगे कि इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि जब एक स्प्रिंग को हमने ना खींचा था राइटवर्ड ना लेफ्टवर्ड, तो उस वक्त उसका जो डिस्प्लेसमेंट था वो ज़ीरो था, तो फोर्स भी ज़ीरो थी। लेकिन अगर इस स्प्रिंग मास सिस्टम में मास को हम राइटवर्ड खींचते हैं तो जितनी फोर्स अप्लाई करेंगे वो हम हुक्स लॉ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हुक्स लॉ क्या कहता है कि जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट यानी एक्स ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा होगी। कन्वर्सली हम यूँ भी कह सकते हैं जितना फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे उतना डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग का ज़्यादा होगा, स्प्रिंग में एक्सटेंशन ज़्यादा होगी, मेन पोजीशन से उसका फासला बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब प्रोपोर्शनलिटी है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान, और इक्वलिटी साइन लगाने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा जिसका नाम हम के रखते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं इसे। हुक्स लॉ के मुताबिक फोर्स जो है वो माइनस के एक्स के बराबर होती है, जो कि नेगेटिव साइन अपोजिट डायरेक्शन शो कर रहा है। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ाते चले जाते हैं फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा अवेलेबल होगी। फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगी। अगर आप राइटवर्ड खींचेंगे तो जो स्प्रिंग फोर्स अप्लाई कर रहा होगा वो लेफ्टवर्ड होगी, और अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे तो फोर्स जो स्प्रिंग जो फोर्स अप्लाई कर रहा होगा वो राइटवर्ड होगी। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है राइटवर्ड है तो फोर्स लेफ्टवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट लेफ्टवर्ड है तो फोर्स राइटवर्ड है। इसको थोड़ा मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं। फोर्स जो कि स्प्रिंग अप्लाई कर रहा है वो हुक्स लॉ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और हुक्स लॉ से मुराद है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इसी तरह हमें मालूम है अगर इस फोर्स को जो कि मास पे अप्लाई हो रही है उसकी मोशन से परखा जाए तो न्यूटन सेकंड लॉ बहुत आसानी फार्मूला प्रोवाइड करता है। हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली कोई भी मास मूव कर रहा हो, उसका मास m हो और उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही हो कैपिटल F या F,
तो उसकी वैल्यू को मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू m इंटू ए, वेर ए इज द एक्सेलरेशन, वेरी वेल नोन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन सेकंड लॉ, उसके मुताबिक F इज इक्वल टू m में होता है। इसका मतलब फोर्स हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, हुक्स लॉ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर ये स्प्रिंग मूव कर रहा है मुसलसल तो उसकी मूवमेंट को परखते हुए हम ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ से भी एग्जैक्टली वही फोर्स आएगी जो हुक्स लॉ से हमें मिलेगी। इसका मतलब राइट साइड दोनों की बैलेंस हो रही है, एम इज इक्वल टू माइनस के एक्स, क्योंकि लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी, और वहाँ से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसका फार्मूला बनेगा माइनस के ओवर एम इंटू एक्स, और चूँकि के ओवर एम यानी स्प्रिंग कॉन्स्टेंट मास कॉन्स्टेंट क्वांटिटीज हैं थ्रू आउट द मोशन, तो इनकी जगह हम प्रोपोर्शनल साइन प्लेस कर सकते हैं, प्रोपोर्शनल साइन लगा सकते हैं इनको हटा के। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इससे मुराद ये है कि जितना दूर होगा स्प्रिंग मास सिस्टम में, मास जितना दूर होगा सेंटर से, उतना उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। जैसे जैसे वो सेंटर के करीब आता चला जाएगा, उसकी स्पीड बढ़ने की शरह कम होती जाएगी। स्पीड तो बढ़ रही होगी, स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी, लेकिन उसमें स्पीड बढ़ने की शरह ऐसे ऐसे कम होती चली जाएगी, और यहाँ के मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी। और जैसे जैसे वो सेंटर से दूर होता चला जाएगा तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, उसकी स्पीड तो कम हो रही होगी, लेकिन उसका स्पीड कम होने की शरह बहुत बढ़ती चली जाएगी। जितना ज़्यादा वो दब जाएगा उतना तेज़ से स्पीड कम हो जाएगी, और इस तरह से नज़र आता है कि जो स्पीड की चेंज होने की शरह है यानी एक्सेलरेशन, वो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा तो उसमें स्पीड चेंज होने की शरह यानी एक्सेलरेशन भी ज़्यादा। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। The acceleration is at any instant of the body executing simple harmonic motion is proportional to the displacement and is always directed towards the mean position। इसका मतलब ये है कि हमेशा जो वेलोसिटी बढ़ती है वो टुवर्ड्स द सेंटर आते हुए बढ़ती है। एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन का मतलब है जैसे सेंटर से दूर जाएंगे वेलोसिटी कम होगी, और जैसे सेंटर की तरफ आएंगे वेलोसिटी बढ़ेगी। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर कुछ पैरामीटर्स को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट है। जब भी कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होता है तो उसका एक मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर इसकी टू एंड फ्रो मोशन को देखा जाए और उसे पेपर पे ट्रेस किया जाए, ये दो रोलर्स मुसलसल चला दिए जाएं और उस मास के साथ एक पेंसिल अटैच कर दी जाए, और मास जब मूव करवाया जाए किसी टाइम t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया जाए, तो आपको इस तरह की वेव बनती नजर आएगी, जिसमें इसका अप एंड डाउन मूवमेंट में हर लम्हा, हर टाइम t पे कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट होगा, कोई ना कोई वेलोसिटी भी होगी उस मास की, और एक्सेलरेशन भी हर लम्हा, हर टाइम पे एक्सेलरेशन भी होगा। तो देयर आर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट ऑल द टाइम्स ड्यूरिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इन्हीं टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा मजीद कुछ टर्मिनोलॉजीज देखते हैं। एम्पलीट्यूड, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर एम्पलीट्यूड क्या होता है? हमेशा उस बॉडी का जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन या वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसके सेंटर पॉइंट से उसके मैक्सिमम पॉइंट तक का फासला, एक्सट्रीम पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट, उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। यानी इस पॉइंट, इस लाइन से लेकर इस पॉइंट, टॉप पॉइंट बी पॉइंट तक ये जो फासला होगा इसे एम्पलीट्यूड कहेंगे, और ये मैक्सिमम फासला कवर कर रहा होगा आपका मास मेन पोजीशन से मैक्सिमम अप एंड मैक्सिमम डाउन, इतना ही फासला तय कर रहा होगा, इसे एम्पलीट्यूड कहेंगे। इसी तरह वाइब्रेशन किसे कहते हैं? एक कंप्लीट राउंड ट्रिप क्या कहलाएगा? नीचे से अप जाए, अप से डाउन, डाउन से मजीद नीचे, और फिर नीचे से ऊपर मेन पोजीशन तक आना। एक कंप्लीट राउंड ट्रिप अपने कंप्लीट चक्कर जब परफॉर्म करेगा तो हम कहेंगे ये कंप्लीट वाइब्रेशन है। इसी तरह उस एक कंप्लीट वाइब्रेशन को परफॉर्म करते हुए जितना टाइम लगेगा उसे टाइम पीरियड कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी हमेशा 1/t होती है, यानी नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक सेकेंड में कितनी वाइब्रेशंस कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T। इट्स वेरी सिंपल। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू θ/t, और थीटा की जगह कंप्लीट सर्कल का एंगल रख दी जाए 2π, और उसको जो इतना टाइम लगता है उसे T कहते हैं। तो वहाँ से एक फार्मूला बनता है 2πf ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। एक यहाँ बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो डिस्कस करने वाली है कि एम्पलीट्यूड और टाइम आर इंडिपेंडेंट। अगर किसी भी वाइब्रेटरी मोशन में, ऑसिलेटरी मोशन में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, जैसे कि हम पेंडुलम की एग्जांपल ले लेते हैं, हमेशा एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट होते हैं।
अगर एक पेंडुलम को हम या नीचे से ऊपर ले जाएं तो उसको एक कंप्लीट वाइब्रेशन में अगर 2 सेकंड लगते हैं, मज़ीद ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ से छोड़ेंगे तो भी एम्पलीट्यूड तो बढ़ गया, लेकिन टाइम फिर भी 2 सेकंड ही लगेंगे, क्योंकि जितना ऊपर जाएगा उतना तेज़ी से वो नीचे की तरफ आएगा और स्पीड बढ़ जाने की वजह से टाइम फिर भी उतना लगाएगा। इसका मतलब एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड दोनों इंडिपेंडेंट है। एम्पलीट्यूड बढ़ाने से टाइम पीरियड नहीं बढ़ता, टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड इंडिपेंडेंट होते हैं। Thank you for watching the video. Please subscribe the channel for more informative videos. तो आज हमने चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस किया और 7.1 के साथ साथ 7.1 के अंदर जो टॉपिक्स हैं कुछ इस तरह से, और 7.2 से पहले तक हमने कंप्लीट किया।